हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जोरदार स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ बच्चों, ये है अड्डा आपके कामयाबी का, क्योंकि यहाँ हम आपको पढ़ाते हैं और प्रश्नों का अभ्यास भी कराते हैं और कुछ वैसा ही प्रश्नों का अभ्यास, एमसीक्यू का अभ्यास कराने मैं आज आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। तो बच्चों, अगर मेरी आवाज आ रही है तो जल्दी से जुड़ जाओ, इस लाइव सेशन से जुड़ जाओ। लाइव सेशन में हम क्या करेंगे, जल्दी से जुड़ जाओ, इस सेशन से जुड़ जाओ। जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं ये ध्यान से सुन लो। आज हम कुछ नया प्रैक्टिस करेंगे। नया क्या है, नया क्या है बच्चों? जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, क्या कुछ नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अरे क्या नजर आया? आपको नजर आया कि सर आज क्या कराने वाले हैं? एमसीक्यू का अभ्यास। जी हाँ, एमसीक्यू किस चैप्टर के? क्लास 9th का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जी हाँ बच्चों, ये क्लास 9th का तीसरा चैप्टर है और इस चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल मतलब कुछ कैलकुलेशन आते हैं और वही हम अभ्यास करेंगे आज के सेशन में, है ना बच्चों? जैसा कि आपको पता है कि जब हम परमाणु और अणु यानी एटम और मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो परमाणु का द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, अणु का द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान, है ना? तो मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास, ये सारी चीजें निकाला कैसे जाता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इससे जुड़े प्रश्नों का अभ्यास कराने में हाजिर हूं। जी हाँ, और क्वेश्चन अधिकतर एनसीईआरटी के मैंने उठाए हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए, है ना बच्चों? तो बिल्कुल एकदम ध्यान से इसको मन लगाकर समझना और पढ़ना। इस पे मैं पहले भी रिवीजन करा चुका हूं, मैंने मेंटी भी कराया है, मैंने अभ्यास भी कराया है, लेकिन ये जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी भी मुझे पता है कि कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, कैसे कैलकुलेशन करना होता है। जब मॉलिक्यूलर मास पूछता है तो कैसे निकाले, मोलर मास पूछता है तो कैसे निकाले, है ना? मॉलिक्यूलर मास को हिंदी में क्या कहते हैं? आणविक द्रव्यमान, क्योंकि मॉलिक्यूल का द्रव्यमान निकाल ले हो ना, तो मॉलिक्यूल को अणु कहते हैं, तो उस मॉलिक्यूलर मास को फिर क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान। और फिर मोल भी हम निकालते हैं, मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है, मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजों का अभ्यास मैं आज के सेशन में कराऊंगा, है ना बच्चों? और आज आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। हो सकता है कि पहले अभ्यास जो मैंने कराया था उसमें ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो, है ना? तो क्लियर हो चुका है तो बहुत बढ़िया, एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल नहीं आता कि मोलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उनको आज का सेशन में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है? तो मेरे क्लास 9th के प्यारे बच्चों, तो सेशन को अब शुरू किया जाए। अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। जी हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी हाँ सर, सेशन को शुरू करो। तो बस जब शुरू करते हैं, देरी किस बात की? तो ध्यान रखना, क्लास 9th साइंस का चैप्टर 3 एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर 3 है, तीसरा अध्याय है परमाणु एवं अणु यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल, उसी में जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं उसी एमसीक्यू अभ्यास कराने मैं आज आया हूं और आज करा के जाऊंगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। जी हाँ, तो बल आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? मेरा नाम पता ही है बच्चों, तो बताने की जरूरत नहीं है ना, नाम तो सुना ही होगा, है ना? जी है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, अब अपना दिमाग चलाओ और दिमाग चलाना और मैं जो पूछ रहा हूं मुझे बताना, है ना? चलो, पहला क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ताकि हर प्रकार के बच्चों को आसानी से क्वेश्चन भी समझ में आ जाए और वो जवाब दे सके। बताओ, जेडेनो यानी जिंक ऑक्साइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। सूत्र इकाई द्रव्यमान मतलब फॉर्मूला यूनिट मास। क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला यूनिट मास। तो आपको बताना है कि फॉर्मूला यूनिट मास जिंक ऑक्साइड का क्या होगा, बताओ। ऑप्शन दे रखा है 45U, 81U, 97U, 74U। बताओ, मैं आपको कुछ समय देता हूं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ जिंक ऑक्साइड?
तो बच्चों एक चीज यहां समझ लो, एक चीज समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक चीज यहां समझ लो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं? आयनिक कंपाउंड आयन से बने होते हैं, है ना। और आयंस दो प्रकार के होते हैं, प्लस वालों को क्या कहा जाता है? कैटायन यानी धनायन, और माइनस वालों को क्या कहा जाता है? एनायन। तो जब भी धातु और अधातु आपस में मिलते हैं हमेशा कौन सा कंपाउंड बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। उसमें जो धातु है वो कैटायन के रूप में रहता है और जो अधातु है, नॉन मेटल है, वो एनायन के रूप में रहता है। अब जरा यहां देखो, जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड है ना, तो जिंक ऑक्साइड में जिंक क्या है? जिंक धातु है, तो ये किस रूप में रहेगा? कैटायन के रूप में, इस पे प्लस चार्ज रहेगा। और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन अधातु है, नॉन मेटल, तो ये किस रूप में रहेगा? एनायन के रूप में रहेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब कि जिंक और ऑक्सीजन मिलकर, मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाएगा? आयनिक कंपाउंड। और जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है, आयनिक यौगिक बनता है, तो उसका जो हम द्रव्यमान निकालते हैं वो क्या कहलाता है? सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी कि फॉर्मूला यूनिट मास कहलाता है। समझ में आया? तो हमेशा फॉर्मूला यूनिट मास किसका हम निकालते हैं, ये बात आप दिमाग में बैठा लो। फॉर्मूला यूनिट मास हमेशा आयनिक कंपाउंड का निकाला जाता है, यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान हमेशा आयनिक कंपाउंड का निकाला जाता है। और आयनिक कंपाउंड की पहचान क्या है? धातु और अधातु जब मिलेंगे तो आयनिक कंपाउंड बनेगा। और आयनिक कंपाउंड में आयंस होते हैं, किसी पे प्लस चार्ज होता है, किसी पे माइनस होता है। तो जिंक ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, जी हाँ। क्यों? धातु और अधातु से मिलकर बना है, यानी मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बना है। तो अब इसका हम जो फॉर्मूला यूनिट मास निकालेंगे, सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे बताओ? तो बच्चों बहुत आसान है। जो भी आयनिक कंपाउंड में तत्व है ना, उस तत्व का परमाणु जो है, उस परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दो, है ना। तो जिंक ऑक्साइड में कौन से तत्व हैं? जिंक और ऑक्सीजन। जिंक का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास कितना होता है बताओ? एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, और एटम मास मतलब परमाणु का द्रव्यमान। तो जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है? अब एटॉमिक मास को लिखते यू में है, तो जिंक का होता है 65 यू। कितना होता है बच्चों? 65 यू। क्या होता है? 65 यू होता है बच्चों, ध्यान से समझना। जिंक का होता है 65 यू, समझ में आया? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 बोलते हैं ना ऑक्सीजन का, जैसे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो ऑक्सीजन का 16, तो 16 यू बोलेंगे ना। तो ध्यान रखना यू में लिखते हैं। अब जिंक का पता चल गया, ऑक्सीजन का पता चल गया, तो इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ दो, सूत्र इकाई द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो 65 और 16 कितना हुआ? 6 5 11, 6 1 7 1 8, 81 यू आया कि नहीं? यानी जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? 81 यू है। तो 81 यू यानी आंसर क्या है? बी। बी यानी कि 81 यू। समझ में आया? बहुत आसान है। मतलब आप किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास आपको निकालना है, तो उस आयनिक कंपाउंड में जो तत्व है ना, उन तत्व किससे बने होंगे? परमाणु से। तो उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास को जोड़ दो, बस आगे आपका फॉर्मूला यूनिट मास यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान पता चल गया। तो जैसे जिंक और ऑक्सीजन, तो जिंक क्या है? तत्व है, और किससे बना होगा? परमाणु से। तो जिंक के परमाणु का द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास 65 होता है वो, और ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है। तो 65 यू 16 यू जोड़ दिया, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट मास आ गया 81 यू। हमारा आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि बहुत आसान है, लेकिन ये तब आप निकाल पाओगे जब आपको याद होगा। अब याद ही नहीं है कि जिंक के परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास 65 यू यानी 65 यू होता है, तो आप कहां से बताओगे, कहां से निकालोगे? तो याद करना पड़ेगा। मैंने भी याद किया है, आप भी याद करो, है ना। समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सीखा कि नहीं? इस क्वेश्चन से आपने सीखा कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकाला जाए। आयनिक कंपाउंड में जो तत्व हैं, उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दो। उसके लिए परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास याद होना चाहिए। जैसे मुझे जिंक का याद था 65,
ऑक्सीजन का याद था 16, मैंने जोड़ दिया और ये जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला यूनिट मास आ गया। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। और यहां भी कुछ समझ में आया कि नहीं? जरूर आया होगा, है ना? चलो अच्छा, एक चीज मैं पूछूं कि बताओ दो, नमक का फॉर्मूला क्या होता है? जो घर में नमक खा रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो क्या ये आयनिक कंपाउंड है? जी हाँ। क्यों, कैसे पता? अरे सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, मेटल और नॉन मेटल मिलेगा तो क्या बनेगा? आयनिक कंपाउंड। अब इस आयनिक कंपाउंड में मैंने क्या बोला? धातु जो होते हैं वो हमेशा प्लस चार्ज में होता है। प्लस चार्ज यानी कैटायन। तो देखो Na प्लस में है यानी ये कैटायन है, और Cl नॉन मेटल है तो उस पर हमेशा माइनस चार्ज आएगा, तो ये एनायन हो गया। तो इसका भी हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं, मतलब फॉर्मूला यूनिट मास। कैसे? सोडियम का एटॉमिक मास और क्लोरीन का एटॉमिक मास जोड़ दो तो NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास निकल जाएगा। तो यही तो तरीका है। सीखा कि नहीं? अब आगे चलें। बहुत बढ़िया बच्चों, ये सिखाने के लिए ही आज मैंने कुछ क्वेश्चन, कुछ MCQ लेकर आया हूं, और अधिकतर क्वेश्चन NCERT के हैं, ध्यान रखना। जी हाँ, NCERT के प्रश्नों का अभ्यास करा रहा हूं। तो बहुत बढ़िया तरीका है ये प्रश्नों को अभ्यास करने का भी और समझने का भी। ठीक है, अब अगली बार गलती नहीं करोगे ना, तो एक चीज आप दिमाग में बैठा लो, याद करना पड़ेगा एटॉमिक मास। बिना एटॉमिक मास याद किए आप आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास नहीं निकाल सकते। समझ में आया? चलो, यानी कि आयनिक कंपाउंड का सूत्र इकाई द्रव्यमान तभी निकाल पाओगे जब परमाणु द्रव्यमान पता हो, तभी तो जोड़ोगे उसको, है कि नहीं? और ध्यान रखना, इसको यू में लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं? यू में। देखो मैंने भी यू में लिखा। आगे चलें। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बस पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस जिंक ऑक्साइड की जगह मैंने क्या दे दिया? दूसरा आयनिक कंपाउंड दे दिया, K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट। बताओ K2CO3 का फॉर्मूला यूनिट मास यानी कि सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? मैंने तरीका सिखा दिया है, तो एक बार मैं सिखाऊंगा, अगली बार आप ट्राई करो। तो पहला क्वेश्चन में मैंने बताया, अब आपको ट्राई करना है। K2CO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी फॉर्मूला यूनिट मास कैसे निकलेगा? बताओ, क्या सिखाया था? एटॉमिक मास जोड़ दो ना, तो जोड़ो। क्या आ रहा है आंसर? बताओ। चलो मैं बताऊं? नहीं, कोशिश करो आप। ऐसे कैसे मैं बता दूं? इतना हलवा है क्या? देखो, आता है कंसेप्ट तो हलवा लगेगा क्वेश्चन, और नहीं आएगा तो ये पत्थर लगेगा। अरे यार, टूट ही नहीं रहा है। बहुत आसान है। इसका मतलब देखो, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें कैटायन कौन है? पोटेशियम, और कार्बोनेट क्या है? CO3-2 एनायन है। ठीक है, अब इसका मतलब अगर हम यहां पोटेशियम, कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को जोड़ दें तो K2CO3 का फॉर्मूला यूनिट मास पता चल जाएगा। तो पोटेशियम का कितना होता है एटॉमिक मास? बताओ। अब ये जिसको पता नहीं होगा तो वो सॉल्व कैसे करेगा क्वेश्चन? बताओ, पोटेशियम का कितना होता है? पोटेशियम का होता है 39U। कितना होता है? 39U एटॉमिक मास। ठीक है, कार्बन का कितना होता है? 12U। ऑक्सीजन का कितना होता है? ये तो सबको याद है, कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन का 12U, ऑक्सीजन का 16U। ये हो गया एटॉमिक मास। समझ में आया कि नहीं? तो अब क्या करना है? पोटेशियम कितने नजर आ रहे हैं? 2। तो एक पोटेशियम का 39, तो 2 पोटेशियम का कितना हो जाएगा? 39U × 2 कितना हुआ? 78U हुआ। बहुत बढ़िया। कार्बन कितना है? कार्बन 1 है। कितना है? 1। तो 1 है तो फिर कितना जोड़ेंगे? 12U। ये देखो 12U जोड़ दिया। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16U गुणे में 3 यानी 48U। 16 3 48। अब इसको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 8 2 10, 8 18, 1 7 1 8, 1 9, 9 4 13, 13 यानी कि 138U। और ये देखिए हमारा आंसर आ गया डी। 138U इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3। निकाल लिया कि नहीं हमने? बिल्कुल बिल्कुल। कितना आसान है, कितना आसान है। बस जोड़ते तो गए, जोड़ते गए। और ये भी ध्यान रखा कि जो तत्व है वो 1 है कि 2 है। जैसे यहाँ पोटेशियम 2 था,
तो 39 को 2 से गुणा कर दिया, है कि नहीं? 1 होता तो 1 ही रखते, 39 ही रखते सिर्फ। समझ में आया? तो ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। मेरे बच्चों समझ में आया कि नहीं? कुछ सीखा आपने? क्या सीखा? फॉर्मूला यूनिट मास निकालना। किसका? आयनिक कंपाउंड का हम फॉर्मूला यूनिट मास यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जो आयनिक कंपाउंड जिन तत्वों से बना है उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास को जोड़ते चले जाओ और आखिरी में आपका फॉर्मूला यूनिट मास पता चल जाएगा। उसको लिखते यू से हैं। दर्शाते कैसे हैं? यू से, है ना? पहले एमयू से दर्शाते थे, लेकिन अब जो नई पद्धति है उसके अनुसार यू से दर्शाते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया भाई। किसी चीज को दर्शाना पड़ेगा ना, दूरी है तो मीटर में दर्शाओगे, समय है सेकंड में, मिनट में, तो उसी तरह फॉर्मूला यूनिट मास को यू में। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो यहां से एक चीज और सीखी आपने। क्या सीखा? बता सकते हो? गेस करो, गेस करो। कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास सबको याद होता है। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, पोटेशियम का 39। याद रखना, काम आएगा आपके परीक्षा में, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। चले अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे ये पूरा विश्वास हो चुका होगा कि आपने ये क्वेश्चन सीख लिया, यानी कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट मास यानी सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे निकालते हैं ये अब आपने सीख लिया है ना? चलो अब क्वेश्चन को नई दिशा और दशा देते हैं और अगले प्रकार का क्वेश्चन, मतलब अगला क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। ठीक है? इसको सीखने के लिए भी बिल्कुल रेडी रहो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है बच्चों। अब क्वेश्चन 3 में क्या पूछा है? क्वेश्चन 3 में पूछा है कि CH3OH के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, यानी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। अब देखो बच्चों, CH3OH और जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि मीथेन, जैसे कि ऑक्सीजन, ये सब आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है? जो आयनिक कंपाउंड नहीं होता है उनका हम फॉर्मूला यूनिट मास नहीं निकालते, उनका हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तरीका वही है जैसे हमने फॉर्मूला यूनिट मास निकाला था। कैसे निकाला था? एटॉमिक मास को जोड़ दिया था। ठीक उसी तरह हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास भी निकालते समय हम एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। एटम के तत्व का जो परमाणु है उसका द्रव्यमान जोड़ देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास निकल आता है। तरीका वही है जैसे हमने फॉर्मूला यूनिट मास निकाला। देखो, ये देखो, जैसे हमने क्या निकाला? फॉर्मूला यूनिट मास निकाला। ठीक उसी तरह हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। बस अंतर यह है कि फॉर्मूला यूनिट मास आयनिक कंपाउंड का निकाला जाता है और जो आयनिक कंपाउंड नहीं है उनका हम मॉलिक्यूलर मास यानी आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तो CH3OH आयनिक कंपाउंड नहीं है, नाइट्रोजन आयनिक कंपाउंड नहीं है, मीथेन आयनिक कंपाउंड नहीं है, ऑक्सीजन आयनिक कंपाउंड नहीं है ना? ये आपका ईथेन, ये भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के मिलने से बनता है। और यहां तो कार्बन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन आधा मेटल आधा नॉन मेटल, मतलब हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी होती है, कुछ नॉन मेटल जैसी होती है। ऑक्सीजन नॉन मेटल। तो कहने का मतलब यह है कि फिर ये आयनिक कंपाउंड थोड़ी है। जी हाँ, मीथेन, ईथेन, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब आयनिक कंपाउंड नहीं है। और जो आयनिक कंपाउंड नहीं होता है, दिमाग में बैठा लो, उसका फॉर्मूला यूनिट मास नहीं, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूल मतलब अणु, तो मॉलिक्यूलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। तरीका वही है जैसा अभी तक हमने फॉर्मूला यूनिट मास निकाला था। तो जोड़ते चले जाओ, एटॉमिक मास जोड़ते चले जाओ, आपको CH3OH का मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। तो मैं बताऊंगा नहीं, बताओ क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? बताओ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अरे जरा कमेंट तो करो। अरे भूल गए क्या? अरे साइंस की क्लास चल रही है, शेयर तो करो। जी हाँ, बहुत बढ़िया। जी हाँ बच्चों, दिल में जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जी हाँ, बस हिम्मत जज्बा होना चाहिए और मेहनत करना जरूरी है। ठीक है?
बस इंसान कुछ भी कर सकता है। आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पता है कि नहीं? बताओ। वो तो अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल तक तो बोलने ही नहीं आता था। आमतौर पे 1.5-2 साल के बच्चे बोलने लगते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन 4 साल तक उम्र तक वो बोलते ही नहीं थे, है कि नहीं? उनको बोलना ही नहीं सीखा उन्होंने। सोचिए, 10th क्लास में फेल हो गए और फिर जब यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए गए तो एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। मतलब सबसे ज्यादा फेलियर देखने वाला इंसान आगे चल के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनता है, ये दिमाग में बैठा लो। तो देखो कितना फेलियर देखा अल्बर्ट आइंस्टीन ने, लेकिन आज पूरी दुनिया विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में आइंस्टीन का नाम लेते हैं, है ना? कोई हमको पढ़ाकू आदमी दिख जाता, कहता भाई आइंस्टीन बनेगा क्या, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो सोचो, तो यही चीज है, फेलियर से मत घबराओ। फेल हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप से वादा करो कि अगली बार उसमें टॉप करूंगा, है ना? फेल होना बड़ी चीज नहीं है, पास होना भी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि अगर आपके नंबर कम आए हैं एग्जाम में तो क्या अगली बार भी आप नंबर कम ही लाओगे? जी नहीं। अपने आप से वादा करो, किसी और से नहीं। खुद से बोलो नहीं यार, हम इतने बुरे भी तो नहीं है पढ़ने में कि हमारा नंबर इतना खराब आए, ठीक है? और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा साइंस के सब्जेक्ट में और बाकी सभी विषयों में, क्योंकि हम यहाँ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों, तो हम चाहते हैं कि हर विषय में आप धुआंधार तैयारी करो। तो एक छोटी सी छोटी चीज भी, मान लो आपके परीक्षा में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो ये भी गलत ना हो, इसीलिए मैं यहाँ इस चीज को समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, है ना? हर चीज आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जुड़े रहिए बस, है ना? तो बच्चों, हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाले CH3OH का? बहुत आसान है। कार्बन है कितना? 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का कितना हो गया? 12U। हाइड्रोजन कितने हैं? एक ये 3 और एक ये 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन का कितना? 1 का 1U। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1U, है ना? तो 4 हाइड्रोजन है, 3 और एक ये 4, तो कितना हो जाएगा? 4U। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16U। जोड़ दो। जी हाँ भाई, एटॉमिक मास को जोड़ोगे तो एटॉमिक मास किस में लिखते हैं? U में। तो जोड़ने के बाद मॉलिक्यूलर मास भी U में आएगा, फॉर्मूला यूनिट मास भी U में लिखते हैं, है कि नहीं? तो ये कितना हुआ बता सकते हो? 6 4 10 2 12, और ये हो जाएगा 32। तो आंसर क्या आया? 32U। अब देखते हैं आंसर सही है क्या? जी हाँ, आंसर सही है, आंसर सही है 32U। समझ में आया? कार्बन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जोड़ दिया और इसका आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया। अगर ये आयनिक कंपाउंड होता तो ये मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, फॉर्मूला यूनिट मास बोलते। तो तरीका फॉर्मूला यूनिट मास निकालने का और मॉलिक्यूलर मास निकालने का तरीका वही है, दोनों को U से लिखते हैं। बस अंतर यह है कि फॉर्मूला यूनिट मास आयनिक कंपाउंड का निकालते हैं और मॉलिक्यूलर मास नॉन आयनिक, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड नहीं है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, इथेन, इथाइन, ऐसे अगर आपको कुछ दिख जाए तो वो आयनिक कंपाउंड नहीं है, उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। समझ में आया? और वो भी किसमें? U में। समझ में आया? बहुत बढ़िया। बच्चों, आप लोग सीख रहे हो कि नहीं? बस सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ और ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले, बताओ क्या नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस जो है वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यानी कि अणु है ना? क्या है? अणु है, मॉलिक्यूल है। यानी नाइट्रोजन के 2 एटम मिले तो ये मॉलिक्यूल बना, तो ये आयनिक कंपाउंड तो है नहीं। तो इसका अगर हम इस मॉलिक्यूल का, इस अणु का अगर हम द्रव्यमान निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो बताओ इस नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो बच्चों, नाइट्रोजन का जो परमाणु है उसका द्रव्यमान कितना होता है? एटॉमिक मास होता है नाइट्रोजन का 14U। तो नाइट्रोजन है कितने? 2, तो 2 × 14U कितना आ जाएगा? 28U। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? आंसर है आपका 28U। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 28U। हो गया? समझ में आ रहा है कि नहीं? बस आसान तो है। तो चलो अब आगे चलते हैं। 3 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब मैं आपके सामने अगले प्रकार का प्रश्न, अगले टाइप का प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूं। बताओ बच्चों,
क्या होगा इसका उत्तर? 161 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब भाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए देखो, ध्यान रखो, जो भी मास दिया हुआ है, जैसे यहां कितना दिया हुआ है, सोडियम का 161 ग्राम दिया हुआ है, तो ये वो द्रव्यमान है जो प्रश्न में दिया था। ठीक है, तो जो द्रव्यमान दिया हो प्रश्न में, यानी गिवन मास, मास मतलब द्रव्यमान, उसको उस तत्व के मोलर मास से भाग दे दो, क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो हमको पता है, गिवन मास कितना दिया है? 161 ग्राम, तो ये तो क्वेश्चन में दे दिया, ये तो हमको पता है। अब मुद्दा ये है कि सोडियम का मोलर मास कैसे निकाले? तो बच्चों बहुत आसान है, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं यू में, बस यू की जगह जी लिख दो, वो हो जाएगा मोलर मास। जैसे कि यहां आपने क्या सीखा था, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना था? 28U। और अगर मैं पूछूं कि नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का मोलर मास बताओ, तो बहुत आसान है, 28U की जगह 28G लिख दूं, ये हो जाएगा मोलर मास। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का मोलर मास। तो कहने का मतलब U की जगह बस G लिख दो, मोलर मास निकल जाता है। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23U होता है। कितना? 23U एटॉमिक मास, है ना। क्या होता है? 23U होता है एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो अगर मैं इसको 23U की जगह G लिख दूं, यानी मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को मैं U हटा के G लगा दूं, तो ये अब सोडियम का क्या बन गया? सोडियम का ये मोलर मास बन गया। जी हाँ, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में अंतर है, मोलर मास को G से लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये 23U ना होकर 23G बन गया, और जब ये 23G है तो ये हो गया मोलर मास। तो हमको मोलर मास पता चल गया, किसका? सोडियम का। तो हमको दिया हुआ कितना था? 161, और मोलर मास कितना है? 23। इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? मुझे लग रहा 7 बार जाएगा। जी हाँ, तो आंसर क्या होगा बताओ? आंसर होगा 7। जी हाँ, 23 को 7 टाइम्स करोगे तो 161 आएगा। तो 7 क्या आया? नंबर ऑफ मोल्स आ गया कि नहीं? आ गया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? सीखा आपने? जी हाँ, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मोलर मास पता होना चाहिए, और दिया हुए मास को उस तत्व के या जो भी है मॉलिक्यूल के मोलर मास से भाग दे दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखो, और अगर नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से गुणा कर दे तो मास आ जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? तो मोलर मास कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है, जो भी एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है ना, उसको U की जगह बस G लगा दो, वो हो गया मोलर मास। जैसे सोडियम तो तत्व है, तत्व किससे बना होगा? परमाणु से। तो सोडियम के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 23U। अब मुझे सोडियम का मोलर मास निकालना है, तो 23U की जगह मैं G लगा दूं, अब ये मोलर मास बन गया, है कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत आसान है। समझ में आया? बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, हम सीख रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास। गिवन मास मतलब जो द्रव्यमान दिया है डिवाइडेड बाय, भागे में क्या? मोलर मास। यह फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन हल हो जाएगा। आगे चलें, चलो क्वेश्चन नंबर 5, 5वें क्वेश्चन पे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब 5 प्रश्नों को हमने 4 प्रश्नों को हल कर लिया है, और चारों से हमने कुछ सीखा है। चलो सीखा है तो बताओ क्या होगा? कैलकुलेट द मास ऑफ 0.45 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। बताओ, मतलब यहां आपको यह निकालना है। क्या समझ में आया? ये इस वाले प्रश्न में, ये जो प्रश्न आपने हल किया, यहां ये दिया था, ये निकाला, और फिर आखिरी में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। लेकिन इस प्रश्न में नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो अगर मोलर मास पता चल जाए तो मास निकल जाएगा। तो यही तो पूछा है इस प्रश्न में, यही तो पूछा है, मोल आपको दे दिया है। पिछले प्रश्न में क्या था? मोल निकालना था, और इस प्रश्न में मोल दे दिया है, आपसे मास पूछा है। ठीक है,
तो यहां भी सबसे पहला काम क्या करेंगे बताओ, कैसे हल करेंगे? लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ आंसर बताओ, दिमाग लगाओ आंसर बताओ। अरे डाबर च्यवनप्राश खाओ, किस लिए डाबर का च्यवनप्राश है? खाओ दिमाग की, सोना चांदी च्यवनप्राश। जी हाँ, मार्केट में च्यवनप्राश कई तरीके के आते हैं, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हो, च्यवनप्राश खाओ, 1 डब्बा 10 डब्बा, आंसर आना चाहिए। जी हाँ भाई, जो दिमाग तेज करने के लिए करना है करो, मेहनत करो, जड़ी बूटी खाओ, बादाम खाओ, जो पॉसिबल है खाओ, लेकिन दिमाग लगाओ पढ़ाई में, है ना। बहुत आसान है। देखो सबसे पहले मैंने वही बताया ना, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n बराबर, देखो रटना नहीं है, ठीक है। अब हमको पूछा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, मोलर मास निकाल लेंगे। तो हमको ये पूछा है, पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछा था, इस बार ये पूछा है। तो ये पता है, ये निकालना है मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकाले? तो पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो, क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस है ना, तो नाइट्रोजन गैस बोला तो ये तो मॉलिक्यूल है, तो इसका क्या निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 14। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? तो नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे भाई। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल यानी नाइट्रोजन गैस में 2 नाइट्रोजन है ना, तो 2 नाइट्रोजन मतलब 14U प्लस 14U, तो ये कितना हो जाएगा? 28U। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर हमको मोलर मास निकालना है तो अभी मैंने बताया है कि मॉलिक्यूलर मास को मैं U हटा के G लगा दूं तो मोलर मास बन जाएगा। तो ये देखिए 28G क्या हो गया? मोलर मास हो गया। अब मोलर मास पता है, मोलर मास में नंबर ऑफ मोल्स गुणा कर दो, तो मोलर मास है 28G, और इसमें मैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर दूं, कितना? 0.5, यानी 0.5 यानी आधा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये आ जाएगा आपका 1 और ये 4, 14G आएगा। आंसर है C यानी 14 ग्राम। आ गया, आ गया आंसर, आ गया। च्यवनप्राश खाने का फायदा हुआ। जी हाँ, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रटो मत। फॉर्मूला रटने से नहीं याद होता है, इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चन करो, अपने आप ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये नहीं कि पहले रटेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे, जी नहीं। फॉर्मूला अपने सामने लिख लो और क्वेश्चन लगाते जाओ, देखो अपने आप वो फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि बार बार अप्लाई करोगे तो याद तो होगा ही, है ना। समझ में आया? इस तरीके से हम चाहे तो नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं या मास यानी द्रव्यमान पता कर सकते हैं, ठीक है। और मोलर मास आपने निकाल लिया, सीख ही लिया। मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, एटॉमिक मास पता है, मतलब एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, दोनों को तो U से लिखते हैं, और U की जगह G लगा दो, मोलर मास बन जाएगा, है ना। चलो आगे चलें, बहुत बढ़िया। अब हमको क्या पता करना है? 46 ग्राम सोडियम में हमको ये पता लगाना है कि सोडियम के परमाणु के कितने कण मौजूद हैं। मतलब 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के कितने परमाणु मौजूद हैं? 1 2 3, कितने? करोड़ों, लाखों, कितने? बताना पड़ेगा। तो यही पूछा है, बताओ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। सोडियम के कितने परमाणु 46 ग्राम सोडियम में मौजूद हैं? अब देखो बच्चों, यहां हमको लॉजिक लगाना पड़ेगा मोल का। ऐसे क्वेश्चन को हम तभी हल कर पाएंगे जब हमको ये कंसेप्ट पता हो कि किसी भी एक मोल में 1 मोल सोडियम ले लूं, 1 मोल कार्बन ले लूं, किसी का भी 1 मोल ले लूं, कार्बन का, ऑक्सीजन का, किसी का भी, यहां तक कि पेन का भी मैं 1 मोल ले लूं, तो 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल मतलब अगर आपके सामने, अगर मैं एक पेन की बात करूं, तो अगर मैं 1 मोल पेन बोल रहा हूं, तो अगर मेरे सामने कितनी पेन हो? 1-2 पेन नहीं, अगर मेरे सामने 6.022 गुणे में 10 की पावर 23 पेन रखी हो सामने, तो मैं कहूंगा कि 1 मोल पेन मुझे नजर आ रही है। इसका मतलब किसी का भी 1 मोल मतलब कितने कण, कितनी चीजें? इतनी चीजें। और इसी को हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। अवोगाद्रो इटालियन साइंटिस्ट थे, है ना। तो समझ में आया? तो जो एवोगैड्रो स्थिरांक है, एवोगैड्रो कांस्टेंट है, वो यही कांस्टेंट है
कि मैं किसी का भी 1 मोल ले लूं, 1 मोल बोतल, 1 मोल पेन, 1 मोल कार, 1 मोल कार्बन, 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल मतलब कितनी चीजें, इतनी चीजें, इतने मतलब सामने 1 2 नहीं इतनी चीजें रखे हों तो उसे हम 1 मोल कहते हैं। ठीक है, तो अगर 1 मोल में इतने कण होते हैं तो 2 मोल इसका दुगना कण, 3 मोल इसका तिगुना कण, आधा मोल इसका आधा कण, है कि नहीं। तो पहले मोल पता करेंगे तब तो संख्या आएगी। तो पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करें, मोल पता करें। तो मोल पता करने के लिए अभी आपको पता है फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था कि मोल पता करने के लिए पहले मोलर मास पता होना चाहिए, है ना। अब मैं सोडियम का मोलर मास कैसे निकालूं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो एटॉमिक मास को U से लिखूंगा। तो अगर मैं U की जगह G लगा दूं तो ये सोडियम का क्या बन गया बताओ, ये मोलर मास बन गया। क्या बन गया, मोलर मास। तो सोडियम का परमाणु का मोलर मास कितना आया 23 ग्राम। अब मुझे दिया क्या था, गिवन मास दिया था 46, यानी ये वाला दिया है 46 और मोलर मास निकाल लिया हमने 23। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए बता सकते हो, दुगना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स आया 2। कितना आया, नंबर ऑफ मोल्स 2 आया। तो 1 मोल में इतने कण होते हैं तो 2 मोल में कितने कण होंगे, इसका दुगना और इसका दुगना करोगे तो ये तो पावर उतना ही रहेगा, ये डबल हो जाएगा। तो इसका दुगना करोगे तो क्या होगा, ये 4 ये 0, 6 दूनी 12, यानी ये है कण। आंसर है बी, आ गया। 46 ग्राम सोडियम में सोडियम के इतने परमाणु होंगे। आया कि नहीं आंसर, आया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने कंसेप्ट क्या लगाया, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तब जाकर पार्टिकल्स की संख्या पता चलेगी। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला पता है कि दिए हुए मास को मोलर मास से भाग दे दो, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाता है। और मोलर मास कैसे निकाले, तो अगर मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास की जगह जो निकाल लेंगे वो U की जगह G लिख दो, या एटॉमिक मास से अगर मोलर मास निकाल रहे हो तो एटॉमिक मास में U की जगह G लिख दो, आ गया मोलर मास। सीखा कि नहीं आपने, है ना। यही तो मैं चाहता हूं कि आप क्या सीखो, ये सारी चीजें, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फॉर्मूला यूनिट मास, सीखा कि नहीं आपने, है ना। तो सीखा तो बताओ अगला क्वेश्चन, KCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा बताओ, कुछ याद आया। जी हाँ, अरे KCl में पोटेशियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड का मैंने बार बार बताया है, चीख कर बताया है कि आयनिक कंपाउंड का क्या निकालते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास। कैसे, सबका एटॉमिक मास जोड़ दो। तो पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 U। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 5 14, 3 3 6 1 7, क्या आया 74 U आया। यही तो फॉर्मूला यूनिट मास है। तो आंसर क्या गया, बी। निकला कि नहीं बच्चों, निकला कि नहीं। जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो इसी बहाने मैंने आपको जिंक का एटॉमिक मास याद करा दिया 65, पोटेशियम का याद करा दिया 39, है कि नहीं। कार्बन का पता ही है, ऑक्सीजन का पता ही है सबको, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। क्लोरीन का 35.5, ठीक है। मोलर मास कैसे निकालते हैं ये भी सिखा दिया, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो भी सिखा दिया, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाला जाए वो भी बता दिया। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, कुछ सीखा आपने, यही तो मकसद था। तो बच्चों इसीलिए मैं कहता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल अड्डा 24/7 स्कूल 9 और 10 और अड्डा 24/7 स्कूल दोनों से जुड़ो। ज्यादा जरूरी इससे जुड़ना है क्योंकि आपके लिए खास तौर से ये टेलीग्राम चैनल हमने बनाया है। क्यों, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे हम क्या करते हैं पता है, इसी टेलीग्राम चैनल पे हम लिंक भेजते हैं सेशन का, PDF अपलोड करते हैं ताकि आप यहां से PDF डाउनलोड कर सको और पढ़ सको। तो आई होप आज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको समझ में आई होगी, कुछ सीखा होगा।
थैंक यू सो मच बच्चों। इस सेशन को पूरा एंजॉय करो, पढ़ो और अपने दोस्तों को इस सेशन का लिंक भी भेजना ताकि वो भी पढ़ सकें। सभी को डाउट होगा, आपके स्कूल में जितने फ्रेंड सर्कल है सभी तक इस सेशन को शेयर कर देना, है ना भाई। सभी सीखेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छे नंबर लाएगा तो आपकी इमेज नहीं बनेगी। तो बस इसीलिए बच्चों सेशन को अच्छे से समझना और इसको प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही चीजें आएंगी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहो बच्चों, सेशन को लाइक करो, कोई डाउट है पूछो, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।